पहले चरण के मतदान के 5 घंटे पूरे हो चुके हैं। 37 जिलों में पोलिंग बूथों पर मतदान जारी है। 10 निगम, 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायत के लिए वोटिंग की जा रही है। शाम 6 बजे तक सभी पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। तो 5 घंटे का समय बीत चुका है वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसे, और आपको ये बता दें कि लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। मतदाता घरों से निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर की सरकार, नगर की सरकार चुनने के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो भी ऐतिहासिक है। सभी मतदाताओं के लिए यहां पर चीज़ें मुकम्मल की गई हैं। महिलाओं के लिए पिंक बूथ तैयार किए गए हैं जहां पर वह सेल्फी ले सकती हैं, और पिंक बूथ के जरिए एक संदेश दिया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भयमुक्त माहौल में आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और अपने नगर का, अपनी गली मोहल्ले का प्रत्याशी पार्षद आप चुनेंगे। मुद्दों की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे जो कि सड़क, बिजली, पानी से लेकर अन्य चौक चौराहों और आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने के लिए ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो प्रत्याशी मतदाता को समझ में आएगा, उसके लिए वह मतदान करेगा और अपने नगर की, अपने शहर की सरकार बनाएगा। तो 37 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इसके साथ ही बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, साथ ही झांसी, जालौन, ललितपुर, ये वो जिले जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में वोट डाले जा रहे हैं। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली में, वाराणसी और जौनपुर में भी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह से ही जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है। कौन बनेगा नगर का नायक, ये बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि इंतजार 13 मई तक करना होगा और सबसे पहले नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे निकाय से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में। और आप हमको अपनी तस्वीर भी भेज सकते हैं, सेल्फी लेकर आप भेज सकते हैं। पहले चरण का जो रण है उसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। नगर के नायक के लिए मतदान किया जा रहा है। शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दिया जाए। सुरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। नितेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। नितिन जी बहुत स्वागत आपका। रत्नाकर सिंह जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। रत्नाकर जी आपका बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में। आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आपसे करूंगा। निकाय के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर यह माना जा रहा है कि भाई जो मूल मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं नजर आ रहे। अभी भी मंचों से, चौक चौराहों से सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो सुशासन की, बात हो रही है तो कानून व्यवस्था की, बात हो रही है तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की। बिल्कुल सही कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा करके और इन जो मुद्दों पे है वो लाना चाहती है। चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे अतीक अहमद की हत्या अपराधियों के द्वारा की गई हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने की जो वो झूठे पिक्चर जो है वो दिखाए जा रहे हैं उसकी बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी में आप जानते ही हैं कि माहिर है। और चाहे किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये लोगों को इस तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं भाषण ही सुन रहा था, आपके ही चैनल पे चला रहे थे, ये कह रहे थे कि सारे लोगों को हमने राशन बांटने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव से पहले ये जरूर राशन बांटने का काम किए थे और लोगों को खुश करने का काम किए थे, लेकिन जैसे चुनाव बीतता है उसके बाद राशन कार्ड निरस्त करने का भी काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और देखिए ये चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे जुमले तो देते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव बीतता है तो जनता से राशन कार्ड छीन लेते हैं। कांग्रेस की नजर में नगर के मुद्दे क्या है, कौन कौन से हैं शहर के मुद्दे?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनील जी, आज नगर निगम के चुनाव में मुख्य मुद्दे जो है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सफाई, ये सारे मुद्दे जो है अहम रहने चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि इन सारे मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं कर पा रही है भाजपा, उसका कारण यही है कि भाजपा कहीं न कहीं इन मुद्दों पे सफल नहीं हो पाई है और काम करके दिखा नहीं पाई है। मैं आपकी बात वाराणसी की कर लूँ, काशी की बात कर लूँ, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुन के आते हैं, उसकी स्थिति क्या है। वहाँ पे नाला और सीवर में आज भी नाले और सीवर में जब बारिश हो जाती है, बारिश होती है तो सीवर में जो पानी आता है वो गंदे पानी आज भी आते हैं। और बारिश शुरू होने के बाद नालों में जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है, रोड पे पानी आता है। तो ये परिस्थितियां आज भी वहाँ पे जब की तक बनी हुई है। लेकिन भारतीय अच्छा, आपकी सरकार आती है नगर में तो क्या करोगे आप? देखिए आप सुनील जी, मैं स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहूंगा और हम लोग करते भी हैं, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हम चाहे अभी कर्नाटक में जो हमने मैनिफेस्टो में अपने वादे किए, जितने भी वादे किए होते हैं, हम लोगों ने जनता से जुड़े हुए मुद्दे, लोकल मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते हैं और जनता को जो वादा करते हैं वो वादा जरूर पूरा करते हैं। लेकिन रत्नाकर जी वहाँ बजरंग दल को बैन करने की बात कर देते हैं आप, तो वो लोकल कहाँ से जुड़ गया? उसको राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। बीजेपी उसी को लेकर बजरंग दल वाले भी हंगामा कर रहे हैं कि भाई बताओ। देखिए मैं आपको नहीं, मैं अब रोकूंगा आपको। मैं नितेंद्र यादव जी से टिप्पणी ले लेता हूँ पहले। नितेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री जी को अभी भी बता रहे हैं कि भाई राशन देने का काम भाजपा कर रही है, लोगों को भयमुक्त प्रशासन देने का काम, वातावरण देने का काम बीजेपी कर रही है, रोजगार लोगों को दे रही है, और क्या चाहिए आपको? राशन तो अभी आधा हो गया है, अभी महीने में 2 बार था, एक बार हो गया है, इसके बाद भी देखिए चुनाव बाद किस तरीके से चलेगा। भयमुक्त वातावरण की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ कैदी भी सुरक्षित ना हो, पुलिस भी सुरक्षित ना हो, गवाह भी सुरक्षित ना हो, आम जनमानस भी सुरक्षित ना हो, ऐसे हालात में भयमुक्त वातावरण मुझे लगता है, फिर अगर इसको भयमुक्त वातावरण कहा जाएगा तो फिर जंगल राज की परिभाषा मुख्यमंत्री की नजरों में क्या है? मुख्यमंत्री जिस तरीके से सड़कों में छिनैती हो रही है, सड़क में चैन छीनी जा रही है, महिला की सड़क चलते पर्स खींची जा रही है, थानों के अंदर बलात्कार हो जा रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, इसके बाद भी मुख्यमंत्री किस? अच्छा भैया, नगर के जो शहर के मुद्दे हैं, प्रमुख जो मुद्दे हैं, की बात नहीं हो सकती नितेंद्र जी, जो नगर के शहर के मुद्दे हैं, गली मोहल्ले का ये चुनाव है, पार्षद वहाँ साफ सफाई से लेकर तमाम सारी चीजों को, ये चीजें नहीं देख रही मंच पर, कोई भी बात नहीं कर रहा है इस विषय पर, कोई बात नहीं हो रही। नहीं, समाजवादी पार्टी तो इसी की बात कर रही है, सफाई की बात कर रही, पेयजल समस्या सौंदर्यीकरण की बात कर रही। हम लोगों ने काम करके दिखाया है। हमारी सरकार में देखिए आपने गोमती रिवर फ्रंट किस तरीके से बनाया, हम लोगों ने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, लोहिया पार्क बनाया, इकाना, तो हम लोगों ने शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम ऐसे बहुत सारे शहरों किया। बीजेपी कह रही है वो भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया आपने। चिड़ियाघर के अंदर हम लोगों ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गोमती रिवर फ्रंट में किया, पार्टी ने, सरकार ने किया घोटाला, उसमें बीजेपी आरोप लगा रही है। अरे भाजपा सरकार तो जिस तरीके घोटाले करते हैं इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये लोग तो दिया जलाने तक में घोटाला कर देते हैं। ये लोग तो अगर राम के नाम पर जिस तरीके घोटाला, कुंभ में जिस तरीके के इन्होंने घोटाले किए, तो ये घोटालों की तो जांच हुई 6 साल से सरकार। ये सुनील जी, आप पता है, जो पत्रकार कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। 6 साल से योगी जी आरोप लगा रहे हैं तो वही पूछा, दिखा दिया इन्होंने। जो आरोप लगाया मैंने तो वही बता दिया भाई। किस भी आप पर आप कह सकते हो घोटाला किया? सुनील जी, आप किस भी आप पे कह सकते हो घोटाला किया? बीजेपी कह रही है भैया, रिवर फ्रंट में घोटाला किया आपने, बीजेपी कह रही है इस बात। अरे आप जैसे मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप इतना उत्तेजित मत होइए। भाजपा का प्रवक्ता कहता तो मैं स्वीकार कर लेता, आप जैसा पत्रकार कहेगा कतई नहीं स्वीकार करूंगा। नितेंद्र जी, इतने उत्तेजित मत कतई नहीं स्वीकार करूंगा। बीजेपी इस बात को वापस लेनी चाहिए, बीजेपी इस बात को आपको पहले शब्द वापस देना चाहिए। आपने कैसे कह दिया घोटाला किया सपा ने? भाई नितेंद्र यादव जी, बहुत अच्छे से सुनील जी, कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा ये बात आपकी। सुन लीजिए, आप पत्रकार की मर्यादा में रहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती आई है, बीजेपी लगातार आप पर ये आरोप लगाती है। मैंने तो वही पूछा। अरे आरोप लगा रहे, इससे तो गया कि आप कैसे बोल सकते हो? मैं पूछूं भी नहीं आपसे, आरोप लगा रही, जवाब दीजिए। भाई सुरेंद्र जी, भाई सुरेंद्र जी, भाजपा प्रवक्ता हो भाई सुरेंद्र जी, आप लोग जो आरोप लगा रहे हो, अब नितिन जी कह रहे हैं भाई हम पूछे भी नहीं सवाल, हो जाइए आप, सवाल भी नहीं पूछे, दलाल हो, मैं नहीं आपके साथ डिबेट कर सकता।
कैसी बातें कर रहे हैं नितेंद्र जी? आप तो सुलझे हुए बड़े नेता हैं, आप तो हमेशा बैठते हैं चर्चा में, आप इतने उत्तेजित कैसे हो सकते हैं? जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है वही तो पूछा आपसे। उत्तर प्रदेश, लो भाई, मंच छोड़कर भाग जाते हैं जब पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने जो भी किया, अगर आरोप लगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाता। सुरेंद्र भाई जवाब दीजिए। जी सुनील भाई, रितेन भाई, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अभी वो छोड़ के चले गए हैं, ये तो दुर्भाग्य है प्रदेश का। कम से कम आज उनके नेता जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में तो उनको बताना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि उनके नेता मैदान में है ही नहीं, मैदान से बाहर है। उनके नेता जो है बड़े बड़े सपना तो जरूर देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन जनता को वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताते। जनता के बीच में वो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके पास है नहीं कुछ आज के डेट में। तो अब क्या करेंगे? रितेन भाई को तो मजबूरी है। और जहां तक रहा रत्नाकर जी का, तो रत्नाकर जी के तो पिछले कई चुनाव से मैदान में है ही नहीं, अपना कैंडिडेट ही नहीं दे रहे हैं। अब इसमें निकाय चुनाव में कुछ कैंडिडेट को उतारे हैं तो इनका तो कुछ दाल गलने वाले इसलिए नहीं है कि पहले तो इन्होंने भगवान राम को अपमान करने का काम किया, अब बजरंगबली जी को भी अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो जनता जो है, जनता तो सब कुछ देख रहा है कि हमको किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना। आज लेकिन लेकिन नगर के हालात, किसी भी शहर को उठा लीजिए, वहां तो हालात उस तरह के नहीं जो आप वादे करते हो, और लंबा मौका दिया प्रदेश की जनता ने आपको शहर की। सुनील भाई मैं वहीं उसी पे आ रहा हूँ, सुनील भाई मैं आ रहा हूँ। देखिए आज निकाय का चुनाव है, लोकल मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बिजली, पानी, नाली, कूड़ा, पार्क, जो 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 स्कूल, ये हो कहाँ रही है ना सुरेंद्र जी? यही तो दुर्भाग्य, बात हो कहाँ रही है? मंच से तो एक ही बार नहीं हो रही है बात। नहीं तो आप देखिए, हम तो बात करने का चाह भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पे चाह नहीं रहा ना। विपक्ष को तो सिर्फ चाहिए वही दंगा, गुंडा, माफिया, हेरा फेरी, जितना करोड़ों का हेरा फेरी कर लो वो चाहिए इनको। लेकिन 2014 के बाद से केंद्र से लेके प्रदेश तक जिस प्रकार से ये गुंडा माफिया, ये जो 2 नंबर के काम करते थे, जो दलाली करते थे, आज जब उनके ऊपर जब ताला लग गया है तो ये लोग बौखला गए, क्योंकि इनके पास आज के डेट में कुछ है नहीं। तो ये तो उल्टा सीधा कभी इधर की कभी उधर की बात करते हैं। आप अब रत्नाकर जी से पूछिए कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, है या नहीं है, ये तो अब उनको पता होगा अभी। लेकिन 2022 के बाद कितने बार उत्तर प्रदेश के अंदर आए, कितने बार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गए, या वो अपने नेता के बीच में गए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या समस्या है। मैं पूछूंगा आप लोगों से बारी बारी से कि क्या कुछ आप लोग तस्वीर बदलने वाले हो शहर की, लेकिन उससे पहले आरबी उपाध्याय जी आपकी टिप्पणी। समाजवादी पार्टी से पूछ लिया कि भाई बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने तो भ्रष्टाचार कर दिया था गोमती रिवर फ्रंट में, मंच छोड़कर चले गए। अब जब पूछ लिया उनसे तो वो कहते हैं कि नहीं, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो, वो कहते हैं आप बीजेपी के दलाल हो गए हो। ये इस तरह के आचरण लगता नहीं आरबी उपाध्याय जी कि सीधे सीधे राजनेताओं की मंशा पर भी सवाल उठाता है कि किस तरह की मानसिकता हो गई है राजनेताओं की? भाई जवाब भी तो दोगे। सुनील जी, अगर प्रश्न पूछेंगे तो आरोप लगेंगे, और पत्रकारिता में ये कोई नई चीज नहीं है जी। सुबह से शाम तक 50 पार्टी के लोग, कोई किसी पार्टी का बना देता है, कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता बना देता है। बस प्रश्न मत पूछिए जी। कोई भी राजनीतिक दल है, ये मान लें कि जो वो कह रहे हैं, तो यहाँ कथा सुनने थोड़ा बैठे हैं। भाई अपना विजन आप बता नहीं रहे हो कि क्या करने वाले हो शहर में, कैसे तस्वीरें आप बदलोगे, क्या सूरत हाल वहां चेंज करोगे, ये सब नहीं, कोई अलग ही राग चल रहा है सबका। क्या बदलेंगे सुनील जी? जो चले गए नितेंद्र जी, उनके नेता ही चुनाव में नहीं आए। एक तरफ मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए है, एक तरफ पूरा एक मजबूत संगठन बीजेपी का काम कर रहा है, और बड़े नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के गायब।
वो चुनाव प्रचार करना ही उचित नहीं समझ रहे थे। तो ऐसे में क्या तो प्रवक्ता जवाब दे, वो तो नेताओं को करनी चाहिए थी। मैंने तो वहां रैलियां और पसीना बहाना, तो नेता कहीं नजर नहीं आए। तो प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है, क्या जवाब दें, तो किसी बहाने होगी अपना। तो नित्यानंद जी भी उठ के चले गए। भी हम थोड़ा आरोप लगा रहे थे, आप थोड़ा आरोप लगा रहे थे। गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला वो तो बीजेपी का आरोप है, हमारा आरोप थोड़ा है। आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, अगर इतनी तकलीफ थी कि भी कुछ नहीं है, गलत है, लगाया गया है, तो कोर्ट में चैलेंज करते। संविधान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको करना चाहिए था जी, या आपको कोई आंदोलन करना चाहिए था। भी गोमती रिवर फ्रंट में कोई घोटाला नहीं है, आंदोलन करते। खुद कुछ करेंगे नहीं और पत्रकार प्रश्न पूछेंगे, तो जनता भी जानती है जी कि सबको चुभता है पत्रकार, इसीलिए पत्रकारों की हत्या होती है, इसीलिए पत्रकारों पर हमले होते हैं, इसीलिए पत्रकारों पर आरोप लगाए जाते हैं। ये विडंबना है इस देश की। बजाय आरोप लगाने के या कुछ बोलने के, आपको अपना विजन रखना चाहिए जी। अच्छा लगता है, जनता भी यही जानती है, जनता जानना चाहती है, जनता भी ज्ञानवर्धन होगा अगर आप बताते कि भी रिवर फ्रंट में ऐसा नहीं है, वैसा हुआ है। जी, कांग्रेस से रत्नाकर जी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो मैनिफेस्टो में वादे करते हैं उन सभी वादों को पूरा करने का मादा रखते हैं, इसलिए हमको जनता पसंद करती है, वोट देती है। अब देखिए, रत्नाकर जी तो कह रहे थे भी सीवर में गंदा पानी आता है। अब सीवर में गंदा पानी नहीं आएगा रत्नाकर जी, तो सीवर में कोई पीने का कोई शुद्ध जल या गंगा जल थोड़ा आएगा। सीवर तो होता ही गंदे पानी के लिए है। तो कथनी और करनी का जो फर्क है ना, देखिए जनता सब देख रही है जी, कौन क्या कर रहा है और जनता की भलाई के लिए कितना काम कर रहा है जी। ये जो निकाय चुनाव है, ये होने चाहिए थे। नाली है, कूड़ा है, कचरा है, सफाई है। मुझे बताएं रत्नाकर जी की उनकी पार्टी ने कूड़ा कचरा या नाली के लिए कितने आंदोलन किए हैं? कि कोई शहर ऐसा बता दें जिस शहर में भी गंदगी के लिए कोई आंदोलन हुआ हो? मुझे तो कोई याद नहीं आता कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो कि भी या तो इतने दिन में साफ कर दो, दिन धरने पर बैठे हैं जी, हम प्रदर्शन करेंगे। तो सरकार को मजबूर किया जा सकता है, कोई भी सत्ताधारी दल हो जी। अगर आप आंदोलन करेंगे तो उसे झुकना पड़ेगा। रत्नाकर जी, यथार्थ है। एक छोटा सा सवाल ये, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर सभी दिग्गज भाजपा के लगे हैं निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार में, लेकिन प्रियंका जी, राहुल जी नजर नहीं आ रहे। मैं राहुल जी और प्रियंका जी की बात मैं अभी उसके बात कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रश्न उठाए गए हैं तो मुद्दों पे बात नहीं हो रही है जी। पहले उस प्रश्न का जवाब देना बिल्कुल दीजिए। और रही बात ऐसे विश्लेषकों की जो सिर्फ विपक्ष के ऊपर उंगली उठाना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि उनकी वाहवाही होती है, तो मैं गुजारिश करूंगा ऐसे विश्लेषकों से कि वो जब सत्ता पक्ष से भी पूछे कि उन्होंने क्या किया। वो सत्ता पक्ष से ये जरूर पूछे कि जो हाउस टैक्स दे रहे थे पब्लिक वहां से, आज महंगाई से पब्लिक बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन हाउस टैक्स को 5 गुना क्यों भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने? वो सत्ता से जरूर पूछे कि क्यों वो वाटर टैक्स को बढ़ा दिया गया, क्यों महंगाई जनता के ऊपर थोपी जा रही है, बिजली की दरें को क्यों बढ़ा दिया गया है। ये भी मैं चाहूंगा कि प्रश्न जरूर उठे। बिल्कुल उठेंगे, ये सारे प्रश्न हैं, ये मूल मुद्दे। वो भी इस चीज को जवाब दे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे सुनील जी। कारण उसका ये है कि इन्होंने इन सारी चीजों पे, जनता के महंगाई पे, शहर की साफ सफाई पे, अविरल गंगा की सफाई पे करोड़ों हजारों करोड़ खर्चा किए, लेकिन हुई नहीं। आज मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, जनता भी समझ जाएगी कि यही बड़े बड़े दावा करते थे कि कोविड में हमने ये कर दिया, कोविड में हमने वो कर दिया, लेकिन जनता ने देखा गंगा में बहती हुई लाशें। और ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में जो सूची बनी थी पूरे देश की, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे 63 नंबर पे था। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स का आंकड़ा है कि आप दावे तो बहुत किताबी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और रहती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये भले ही नगर निगम के चुनाव जीतते हैं, पंचायत चुनाव भी हुआ था, आपने देखा होगा सुनील जी कि किस तरह से सत्ता शासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था। किस तरह से जब नगर के पंचायत अध्यक्ष का फॉर्म जब भरने जो लोग जा रहे थे, उनको जबरदस्ती वहां पे पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया और उनको जबरदस्ती वहां से हटाकर भगा दिया गया।
वहीं पे जितने जो नगर पंचायत विपक्ष के लोग अगर पर्चा दाखिला भी करने में सफल हो जाते थे, कितनों के पर्चा को है खारिज करने का काम जो है षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने किया। तो सत्ता शासन का दुरुपयोग भी इन्होंने किया है, जो जनता जवाब मांग रही है और इनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रदेश इकाई के साथ साथ राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहल नहीं की। रत्नाकर जी, प्रियंका जी, राहुल जी को आना चाहिए था, कम से कम एक उत्साह, एक जोश तो रहता ही कार्यकर्ताओं में। निश्चित रूप से देखिए, कोई भी चुनाव है, हम कोई भी चुनाव को बड़ी संजीदगी से लेते हैं और जनता के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे जरूर हम बात करते हैं। हमारे तमाम नेता जो है आज नगर निगम के चुनाव में पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता घर तक जा रहे हैं और अपनी पैठ बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों की वजह से आज देश का क्या हाल हो गया, उनके घर का चूल्हा जो है वो जलना मुश्किल हो गया। लेकिन मुकाबला माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। रत्नाकर जी, मुकाबला माना जा रहा है निकाय में कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है, न कि कांग्रेस और बसपा भी नहीं गिनी जा रही उसमें। देखिए, मुकाबला किसके भी बीच में हो जी, मुद्दा जो है सही मुद्दा वो जनता के बीच में जाना चाहिए। अब जनता निर्णय करेगी कि कौन प्रथम आएगा, कौन द्वितीय आएगा, कौन तृतीय आएगा, वो तो जनता निर्णय करेगी। अब मुकाबला ये यहाँ बैठ करके दंगल करा लीजिए और प्रथम द्वितीय का झगड़ा करा लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन जनता तय करती है कौन दल जीतेगा और ये तो मालूम है जनता तय करती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा था, ये इस तरह की चर्चा हो रही है कि भाई दो पार्टियों के बीच में मुकाबला है, बाकी कोई नहीं है लाइन में। वो तो अपना कयास है, लगा सकते हैं, लेकिन हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता से जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ जनता के पास जा रहे हैं। अब मैं सुरेंद्र जी से उनका विजन, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चला है लोगों को, सुरेंद्र जी से उनका विजन पूछ लेता हूँ। सुरेंद्र जी, भाई जरा सी बारिश हो जाए तो शहरों की स्थिति पता लग जाती है कि क्या विकास हुआ है, ऐसा लगता है जैसे नाव डालनी पड़ जाएगी क्या। और बाकी तो छोड़ो, लखनऊ की ही ऐसी तस्वीर, और ये शहरों ने आपको भरपूर समर्थन दिया, आपको आपने झोली फैलाकर मांगा तो झोली भर के दिया जनता ने, बावजूद उसके सूरत नहीं बदली। भैया सुरेंद्र जी, देखिए सुनील भाई, ये आपने सही कहा, लेकिन रत्नाकर जी ने अभी कहा कि हमारे तमाम सारे बड़े नेता जो है चुनाव लगे हुए हैं। भाई एक भी आपने नाम तो नहीं गिनती कराया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या इनके जितने भी बड़े नेता हैं, कोई किसी का नाम नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे गए हैं। नहीं, वो आ जाएगा, नाम आ जाएगा। आप पहले ये बताइए आप कैसे नहीं, हालात सुनील भाई, बदलोगे? मैं आ रहा हूँ ना, मैं पहले तो उनका सवाल ले लो ना। अब हमारा देखिए, नहीं, देखिए उपाध्याय जी ने अभी कहा ना, अभी उन्होंने कहा ना कि हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं, सारे मंत्री लगे हुए हैं। आज नलों में बारिश हो जाए तो नलों में गंदे पानी तो आ जाते हैं, सड़कों में बारिश की स्थिति आ जाती है, नाव चलाने की परिस्थिति आ जाती है। आप सुनिए, आपकी सरकार की उपलब्धियां है, उपलब्धियां है तो स्वीकार कर लीजिए। आपके प्रदेश का जो प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं, क्या वो ये भी देखने के लिए गए हैं कि क्या हो रहा है, किसको टिकट दे दिया गया है, कौन चुनाव में है, क्या है क्या नहीं है, नालों की ये भी देखने के लिए नहीं गई। सफाई के लिए और आप कह रहे हैं कि हमारे तमाम सारे बड़े नेता जो है उधर लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं, उसका एक नाम तो आप बता दीजिए। हमने तो नाम बता दिया, हमारा मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, हमारा उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, हमारे सारे मंत्री लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं। और फिर आप आरोप लगाएंगे कि बीजेपी कर लिया, चुनाव आयोग इनका है, ईवीएम में गड़बड़ कर दिया, आप जनता को राहत देने वाले हैं, प्रशासन इनकी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बता दीजिए जनता को। जनता भी भाई सुरेंद्र भाई जो मूल सवाल है उसका जवाब नहीं आया अभी तक। पूरा मैंने मौका दिया है आपको, लेकिन नहीं मैं मौका बीच में उनको रोकिए तो रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी बीच में घुस रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मूल सवालों के जवाब दे दो आप। देखिए सुनील भाई, जहां तक इन्होंने कहा कि गंगा में इसमें उसमें हेराफेरी हुआ, हम तो आपको कहते हैं कि अगर हमारा कोई नेता या मंत्री या कोई भी लोग अगर कहीं पे हेराफेरी किया है, आप उनका नाम जो है उजागर कीजिए, आपके चैनल पे ही उजागर कीजिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा फिर आप कहिएगा कि हाँ बीजेपी ने नहीं किया। और जहां तक देखिए रहा गली मोहल्ला की बात, ये चुनाव जो है
काहे भैया उलझा रहे हो रत्नाकर जी को, कहाँ नाम वाम के चक्कर में पड़ेंगे, उन्होंने तो बता दिया आपको ये चीजें है। अब मुझे ये बताइए, मैं तो यही कह रहा हूं ना, जो बेमौसम सुरेंद्र भाई, एक बेमौसम बारिश भी हो जाती है ना, बेमौसम बारिश का मौसम देखिए हालात बस से बदतर हो जाते हैं। मुझे ये बताइए क्यों नहीं बदल रही तस्वीर, और बदलने का हर बार वादा करते भाई। अब आप देखेंगे तस्वीर जो है, जितने भी हमारे महानगर शहर हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, आगरा हो, ये तमाम जगह पे जो है आपको आने वाला टाइम में आपको एकदम देखेगा कि कहीं पे भी बारिश होने के बाद आपको पानी कहीं पे भी जाम नहीं मिलेगा, और किसी प्रकार का कोई नाली जो है जाम आपको नहीं मिलेगा, और किसी प्रकार का आपको अच्छा, ये बात तो आप 15 साल से कह रहे हो पिछले। नहीं सर, हम 15 साल से नहीं कह रहे हैं सर भाई, 6 साल राज्य में हो गए आप लोग, और नगरों में तो आप बहुत लंबे समय से हो है। लेकिन आप देखिए ना, जो गंदगी इन लोगों ने किया था, अरे गजब हाल है भैया, शहर की जिम्मेदारी आपको दी थी, हम तो उनको सफाया करते करते अब सही आरवी उपाध्याय जी हंस रहे इस बात में, बताओ। पिछले 6 साल में जो गंदगी इन्होंने किया था, उनको हमने सफाया किया। अभी वो उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था देने का हमने काम किया। आगे अपराधी को सरेआम मारता है गोली। ये कैसे बदलेगी तस्वीर भैया? सुरेंद्र जी, ये विजन तो बताओ कुछ। तस्वीर कैसे बदलेगी? उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदला? शहर की तस्वीर की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश छोड़ो, उत्तर प्रदेश में बाद में बदल लेना, अभी पहले नगर और शहर का मसला है आज। जातिवाद से कैसे मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश? भाई भतीजा से कैसे मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश? अच्छा ठीक है, ऐसे ही होगा सुरेंद्र भाई। हमने पूरा उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदल दी है सुनील भाई। और सुरेंद्र भाई सुन लीजिए, अभी लखनऊ की ही बात बता रहा हूँ। लखनऊ में कम से कम 12 से 14 वार्ड ऐसे जहां पर पानी की ऐसी स्थिति बन गई, अभी बारिश हुई हाल ही कल परसों में ही, हालात बद से बदतर, लोग घरों में कैद हो गए, निकल नहीं पा रहे बाहर। अब बताओ, आप लोग कह रहे हो हमने इतना विकास, लखनऊ में तो आप लंबे समय से हो भाई। सुरेंद्र जी देखिए, लखनऊ में हम हैं तो लखनऊ का तस्वीर हमने बदलने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो पहले थे, आप पहले 6 साल पहले आप जाइए, अब मैं तस्वीर भेजूं आपको, तस्वीरें दिखाऊं आपको भैया, सुरेंद्र भाई व्हाट्सएप करूं आपको? बिल्कुल तब मानोगे आप? सुनील भाई, एक लखनऊ ही नहीं, भाई हिंदी खबर नहीं चलाई हो, खबर की मैं बात कर रहा हूं, दिखाया कि क्या स्थिति बन गई एक बारिश में। आपको पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है आने वाला टाइम है, जिस प्रकार से सरकार हमारी काम कर रही है उसी प्रकार से, और अब तीसरी सरकार जो हमारी बनेगी, अरे तस्वीर तो आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का जो है विकास की रास्ता जो है रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को जो है उनका लाभ होने वाला है। वो शहर बदलना चाहिए, वो गांव बदलना चाहिए, वो नहीं बदला। तस्वीर बदलने से क्या होता है? तस्वीर है, दूसरी तस्वीर ले आइए, तस्वीर से क्या होता है? यथार्थ में क्या हो रहा है जमीन पर जी? एक शहर ऐसा बता दीजिए जिसको आप स्मार्ट सिटी कहते हैं, वहां कूड़े के अंबार न हो, नालियों में गंदगी न हो, कोई एक शहर गिना दीजिए मुझे, लखनऊ को छोड़ दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर तस्वीर बदलने से ही अगर तकदीर बदलने लगे, तो तस्वीर तो कैमरे से, तस्वीर तो कोई चित्रकार भी बदल सकता है, लेकिन किस्मत बदलना तो राजनीतिक दलों के हाथ में होता है। किस्मत मैं और आप नहीं बदल सकते, तस्वीर कोई भी बदल सकता है। तस्वीर बदलने में क्या टाइम लगता है जी? या आप उत्तर प्रदेश का नक्शा ही बदल दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? क्या गांव बदल गया? क्या शहर बदल गया? कुछ नहीं बदला है। और फिर सभी कहते हैं जी आगे आने वाले समय में दिखेगा। वो समय कब आएगा? वो कह रहे 6 साल गंदगी कर गए, अब 6 साल की गंदगी को 100 साल लगेंगे साफ कर लेंगे। अब तो आप ही सत्ता में है लगातार, तो जवाब तो देने पड़ेगा। और नगर निकाय में तो बीजेपी का वर्चस्व रहता है जी, तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। मुझे बता दें, किसी भी शहर में चले, छोटे कस्बे में चले जाइए, वहां भी नालियां गंदगी से भर रही होंगी, कूड़े के अंबार भर रहे। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, निकाय पर चर्चा हो रही है, लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरवी उपाध्याय जी कंप्लीट करें आप। बदलने की बात कर रहे थे, मैं अलीगढ़ की बात बताता हूँ आपको जी। सुनील जी, वहां मैं वहीं का रहने वाला जी। जो शहर का पानी है, पहले 50-40 बीघा खेतों में भर गया, निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हुई,
जी। मतलब किसान की खेती और वो देश का नुकसान। अब उसमें खेती नहीं हो सकती, आगे और बढ़ गया। 5-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ जी, आते हैं लोग, जाते हैं, यहाँ पंप लगवाएंगे, पानी को लिफ्ट करेंगे, लेकिन वो खेतों को लीलता चला जा रहा है शहर का गंदा पानी। यानी निकासी की व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी दुरुस्त है, जबकि स्मार्ट सिटी बोला जाता है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता जी। अभी पीछे बात हुई थी तो वो कहते हैं नहीं अभी चुनाव हो जाए निकाय का, उसके बाद जो नए आएंगे वो देखेंगे। यानी आप देखते रहेंगे आगे आने वाले समय में, पिछले जाने वाले समय को देखते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे। पीछे 6 साल में वो गंदगी कर गए, अब आगे 6 साल देखेंगे, पीछे 6 साल देखेंगे। वर्तमान भी होता है जी, आगे और पीछे के बीच में वर्तमान होता है। वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या शहरों की तस्वीर बदली है, जाके देखिए। चाहे वो स्मार्ट सिटी नाम घोषित कर दिया गया हो, पूरा फंड दिया गया हो, लेकिन हालात जस के तस हैं। सुरेंद्र भाई, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर तो ये थी, आते ही कहा था आपने कि सबसे पहले हम शहर से ये जो आवारा पशु हैं इनको इनके सही ठिकाने पर ले जाएंगे, लेकिन आज भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अलीगढ़ का जो जिक्र किया, अलीगढ़ में एक मासूम को किस तरह से सांडों ने कुचल दिया, किस तरह से उसे अपने सींगों से घायल जख्मी किया उस बच्ची को। जी सुनील भाई, देखिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब लगभग जो है 80% से ज्यादा जो है सुधार हो गया, क्योंकि हम लोगों ने गौशाला जो है तमाम जगह पर जो है खोलने का काम किए हैं। और अब आपको जो है ये भी समस्या जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इतना बता दूं आपके दर्शकों को कि बिजली, पानी, नाली, पूरा ये जितने भी समस्या है, आने वाला टाइम में आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये सारी समस्या से जो है उत्तर प्रदेश के जो हमारे जो जनता है उनको मुक्त मिलेगा। तो भैया भरोसा उस पर, जिस प्रकार से आपने लोकसभा में, विधानसभा में आशीर्वाद देने का काम किए हैं, आप निकाय चुनाव में भी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है भैया, ठीक है, पार्टी की ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन समस्या फिर वही है रत्नाकर जी। अब सुरेंद्र जी ने तो फिर से वादा कर दिया है कि देखिए सारी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। चाहता हूं मैं, मुझे नहीं, ठीक है, ठीक है। चुनाव के समय ऐसे ही वादा करते हैं ये लोग, 15 साल में कुछ करेंगे नहीं, और आज चुनाव के दिन में ऐसा आह्वान करेंगे कि भैया जैसे कुछ ही दिन में जो है वो काशी को क्यों बना देंगे। देखिए एक बड़ा फैक्ट चीज है, बड़ी हकीकत चीज है। ये आप जनता से पूछिएगा जो वहाँ पे रहती है, काशी में ही रहती है, कि अब और शहरों की बात ले लेता हूँ। ये विकास के नाम पे इन्होंने कुछ किया नहीं है, विकास के नाम पे सिर्फ इन्होंने सौंदर्यीकरण का काम किया, रंग रोगन का काम किया। अगर ये विकास सच में किए होते तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सुनील जी की जब जापान के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में काशी में विजिट करने के लिए आए थे तो 25 नालों के ऊपर जो पर्दा लगाने का काम इन्होंने किया। क्यों लगाया था भाई पर्दा? आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तो पर्दा लगाए थे। तो ये तो इनका विकास है। अगर विकास किए होते तो पर्दा लगाने की नौबत नहीं आती। और आज भी चूंकि मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ सुनील जी, इसलिए बनारस के बारे में बहुत बारीकी से वहाँ पे जानता हूँ। बनारस में आज परिस्थिति ये है कि नगर निगम का सदन तक वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मीटिंग भी नहीं हो सकती। आज परिस्थिति ये है, जब नगर निगम की मीटिंगें नहीं होगी तो वहाँ पे चर्चा क्या होगी और विकास के कैसे होगा, ये बड़ा यक्ष जो है वो सामने देखने को मिलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये लोग जो है ये विकास के नाम पे T100 नीचे रख भाई। 10 नगर निगम नीचे रख यार, 4 नगर पालिकाएं नीचे रख यार, 76 नगर पंचायतों के लिए सभी प्रदेशवासी आज मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं और हम अपने एजेंडे के आधार पर, विकास और सुरक्षा का हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर हम लोगों ने लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करी है। और मुझे विश्वास है इस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद है, इसने मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है। हम लोग सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में बड़ी जीत प्राप्त की। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव का प्रथम चरण का मतदान है। 10 नगर निगम, 104 नगर पालिकाएं और 276
नगर पंचायतों के लिए सभी प्रदेशवासी आज मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं और हम अपने एजेंडे के आधार पर, विकास और सुरक्षा का हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर हम लोगों ने लगातार घर घर संपर्क करके, बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम करके लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करी है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हम लोग सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में बड़ी जीत प्राप्त करें। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को आप सुन रहे थे, वो पहुंचे वोट डालने के लिए और इस दरमियान उन्होंने बताया कि भाई क्या हमारा विजन है, विकास और सुरक्षा, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन और यही हमारा विजन है। और चर्चा में लगातार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई विकास और सुरक्षा ये हमारे मूल विषय है, यही हमारे मुद्दे हैं। क्योंकि बीच में लाइव आने लगे इसलिए मैं अपनी कितनी बातों को बताया और जितना कुछ भी बातें बता पाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर से वही बातें एक बार जरूर बता देता हूँ। ये चुनाव के वादा करते हैं और दूसरे वादे करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे थे वो कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में जो है हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, लेकिन 15 सालों से इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। वैसे ही कुछ दिन में ये बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दिखे नहीं। महंगाई दोगुनी हो गई, बेरोजगारी आजादी के बाद अभी तक सर्वाधिक है और 2023 आ गया, लगभग 9 साल हो गए केंद्र में सरकार इनकी, लेकिन अच्छे दिनों का इंतजार अभी भी लोगों को है और लोग आज भी प्रतीक्षा करते हैं कि भैया वो अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं बनारस का ही रहने वाला था, काशी का रहने वाला हूँ, इसलिए काशी के बारे में, काशी में तो बहुत कुछ बदला है भैया। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ कहते हैं सूरत हाल बदल गए काशी के, आप कहते हैं। जी मैं बताता हूँ ना काशी के हाल कितने बदले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो वो सारे वीडियो फोटो दिखाने की आप खुद ही बात कर लखनऊ की, वैसे ही मेरे पास बहुत सारे वीडियोज और फोटोज हैं जो मैं काशी के हालात के बारे में बता सकता हूँ कि काशी में जब बारिश हो जाती है तो सड़कों पे पानी कैसे ऐसे दिखता है जैसे बाढ़ आ गई है और नाव चलाने की परिस्थिति हो गई है। गंगा मैया में क्रूज चल रहे हैं, वहाँ विदेशी पर्यटक सैर सपाटा कर रहे हैं। जी विदेशी पर्यटन की बात ले लेता हूँ। देखिए आपको सुनील जी, मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ। जब जापान के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए थे और काशी विजिट पे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी जो है 32 नालों के ऊपर, एक तो नहीं 32 नालों के ऊपर सफेद पर्दा लगा करके उसको ढकने का काम किया था। आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया होता तो वह सफेद पर्दा लगा के ढकने की नौबत नहीं आती। तो ये पर्दा वाली विकास तो आप जानते ही हैं कि गुजरात से लेके अहमदाबाद से लेकर के और काशी तक इनका प्रचलित है। क्योंकि अब मुझे रत्नाकर ठीक है, अच्छी बात है, आपने बहुत सारी बातें उजागर की हैं। मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। एक सवाल मेरा छोटा सा, प्रियंका जी, राहुल जी निकाय में नहीं आए, उसके पीछे कारण? देखिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। अभी चुनाव कर्नाटक के लिए हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बहुत ज्यादा फोकस जो है वो कर्नाटक का चुनाव पे, और हमें निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक का चुनाव जो है पूरे बहुमत के साथ जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो हमारे राज्य इकाई है वो पूरी तन्मयता से, पूरी लगन के साथ हमारे कार्यकर्ता जो जनता के पास पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पे 15 सालों फिर कैसे माना जाए रत्नाकर भैया, कैसे माना जाए कि मतदाता भरोसा कर लेगा फिर कांग्रेस पर? वो कहेगा कि बड़े नेता तो आए नहीं, बताओ इस बार आ जाते। पिछली बार आए थे, पिछली बार राहुल जी की सभा हुई थी पश्चिम में, तो खटिया मिल गई थी कुछ लोगों को, खटिया पर उन्होंने चर्चा की थी, कुछ लोग खटिया उठा ले गए थे भैया। देखिए सुनील जी, ये कहना चाहूंगा कि मतदाताओं को ऊपर को मतदाता जो वहाँ है वो लोकल मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और लोकल सारी चीजें वो देखते हैं, वो ये समझते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ
भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कम करने का कुछ काम तो करती नहीं, ऊपर से महंगाई बढ़ा दिया उन्होंने। अभी वहाँ पे बेनिया बाग एक पार्क है जहाँ पे बच्चे जाते थे, खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, घूमते थे, झूला झूलते थे, हमारे आपके बच्चे बहुत सारे जाते थे वहाँ पे। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे भी किस तरह से 25 रुपया जो है वो फीस लगा दिया, एंट्री फीस लगा दिया। तो कैसे गरीब के बच्चे वहाँ जाएंगे उसमें खेलने के लिए, घूमने के लिए? तो ये सारी अच्छा, ये मानते हैं ना रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, जनता को रिमाइंड कराना है कि भैया आप वाटर टैक्स देते हो लेकिन नल में पानी नहीं आता, आप हाउस टैक्स जो देते हो वो हाउस टैक्स रत्नाकर जी, आपकी बिजली की दरें जो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल, ये सारा विषय है, यही विषय है। वो प्रत्यक्ष किम प्रमाण रत्नाकर जी उसको दे रहे हैं, कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो तो सारी चीजें संज्ञान में है उनके। सिंह साहब, बताने की सिर्फ जरूरत है। सिंह साहब, आप ये तो मानते हैं कि चुनाव में बड़े नेताओं की रैली, सभाएं ये बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण होती हैं, ये तो मानते ही है ना रत्नाकर जी? ठीक है, बिल्कुल सुनिए, महत्वपूर्ण होती है। मैं आरवी उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। आरवी उपाध्याय जी, जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को भी, जो खास तौर पर दिग्गज हैं सपा के, उनको तो ऐसे ही जैसे भाजपा चुनावी सभाएं कर रही है ऐसे करना चाहिए था, लेकिन ज़रूरत नहीं समझ रहे विपक्ष के लोग। और अभी रत्नाकर जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए कर्नाटक भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, लेकिन लोकल इकाई यहाँ कर रही है काम। देखिए, बीजेपी के लिए भी कर्नाटक जरूरी है, उत्तर प्रदेश जरूरी है। वो कर्नाटक में भी लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में भी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रही है। अच्छा होता, हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी चुनाव, नगर निकाय चुनाव से लेके और संसद तक के चुनाव, और नगर निकाय का चुनाव ये संबंधों का चुनाव होता है। यहाँ जो भी कैंडिडेट उतारते हैं आप, वो अपने संबंध से, अपने रसूख से, अपनी रिश्तेदारी से, उन सब चीजों से जीत कर आता है जी। और कार्यकर्ता जो मिलता है आपको, वो ग्रास रूट लेवल का यही मिलता है। बिल्कुल, यहीं से संगठन को मजबूती मिलती है। लेकिन आप ये कहें कि भी उत्तर प्रदेश का चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्नाटक का चुनाव इम्पोर्टेंट है, तो आपकी सोच है। बीजेपी से सीखना चाहिए कि बीजेपी कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। हर चुनाव को उसी मुस्तैदी के साथ, उसी मजबूती के साथ लड़ती है जी। मैं मानता हूं अगर आपको वहां प्रायोरिटी थी कर्नाटक में, तो वहां 10 सभाएं कर रहे हैं, तो 2 सभाएं उत्तर प्रदेश में भी कर देनी चाहिए थी। और वैसे मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना आकलन है, वो पार्टी का अपना इंटरनल असेसमेंट होता है कि उसे करना क्या है। या तो ये कांग्रेस ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ मिलना नहीं है, वहां कितना भी भाग लें, कितना भी दौड़ लें, वहां जनता वोट करेगी नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। तो देखिए, ये मान लेना भी बहुत बड़ी भूल है। बीजेपी के पास भी 2 सीटें थी, 2 सीट से वो यहां तक पहुंची। कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी के लिए सभी प्रदेश और सभी चुनाव उतने ही इम्पोर्टेंट होने चाहिए जी। उसी शिद्दत के साथ चुनाव लड़े जाने चाहिए। अरे होमवर्क ही तो देना है भी, आपको तो एक दिन लगाना था, बाकी दिन तो फिर वहाँ की लोकल लीडरशिप है, वो आगे बढ़ेगी और करेगी, और उसके परिणाम भी नजर आए जी। ऐसा नहीं कि परिणाम नजर नहीं, सोच अपनी अपनी है और किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल, रत्नाकर जी का अपना सोचना है, बीजेपी वालों का अपना सोचना है। मैं एक सवाल और लेता हूं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, अभी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुए और जो कार्रवाई की जा रही है माफियाओं पर, अतीक अहमद, अशरफ हों या ये अंसारी बंधु हों, इन पर इसका भी बड़ा प्रभाव माना जा रहा है कि बीजेपी इसको तो भुनाई ले रही है। इसकी कोई काट है आप लोगों के पास, तोड़ है कोई? देखिए सुनील जी, जो अतीक अहमद के ऊपर जो है ये अपना पीठ पर सफा रहे हैं, लेकिन ये उजागर नहीं होने दे रहे हैं कि यह जो है लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर। वहाँ पे एक अपराधी, 2-3 अपराधियां, दुर्दांत 2 अपराधियों को गोली मारते हैं 17 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर। तो ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का लचर रवैया, लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब स्थिति ये बयां करती है। तो ये कहाँ पे किस तरह से अपनी पीठ पर सपा रहे हैं कि उन्होंने जो है अपराधियों को जो है सबक सिखाया। किस तरह से आज भी देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। नहीं, आप लोगों के इसके पास कोई तोड़ है? वो तो अब जा ही रहे हैं, इस बात को कह ही रहे हैं लगातार।
कि हमने भाई आपको अच्छा माहौल दिया है माफियाओं पर। तो यही है ना, पूछना चाहते हैं हम तो पूछना चाहते हैं आज उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आप चंद माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर तो दिए हैं, अच्छी बात है, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करनी भी चाहिए, बुलडोजर चलाना भी चाहिए, बिल्कुल चलाइए, लेकिन बाकी जो पनपते हुए माफिया है, जो पहले के माफिया है, जो आपके संरक्षण में वहां पे आए दिन कुछ न कुछ वारदात करते रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये बुलडोजर तंत्र जो दिखावे की कार्रवाई है, चंद चुनिंदा माफियाओं के घरों के ऊपर, उनकी संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चला देना, क्या ये आपको दर्शाता है कि इससे पूरे प्रदेश का शासन प्रशासन व्यवस्था सुस्त और दुरुस्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये दिखावे की कार्रवाई है जो जनता को दिखाने का काम किया जाता है। लेकिन अगर यह सच होता है तो आज उत्तर प्रदेश में आए दिन मर्डर, हत्या और हमारी बहन बेटियों के अस्मिता के जो खिलवाड़ नहीं किया जाता। आज एनसीआरबी का आंकड़ा का हवाला मैं फिर से एक बार दे रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी एक बात कहती है भैया रत्नाकर जी, बीजेपी एक बात कहती है कि भाई पहले उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के लिए लोगों को पता चल जाता था कि धूल मिट्टी और उसके अलावा टूटी सड़कें, खटारा गाड़ियां, ये सब दिख जाओ मानो उत्तर प्रदेश आ गया, और अपराध तो चरम पर था ही बोले। लेकिन आजकल पता ही नहीं चलता कब उत्तर प्रदेश से हम दूसरे राज्यों में प्रवेश कर गए, क्योंकि इतना सब रोड और ये सब बहुत बढ़िया बना दिया है। देखिए, विकास तो शासन सत्ता में बैठे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था उस समय कोई भी नहीं मैन्युफैक्चर होती थी, और हम लोगों ने जो है हवाई जहाज और बहुत सारे रॉकेट और बहुत सारे पैटर्न प्लान जो है हमने बनाए। तो ये विकास का जो सिलसिला है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को आखिर में जाएंगे, उनके पास जवाब क्या देंगे, क्या जवाब देंगे। लेकिन रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, और जो कहते हैं कि हम अपराधियों को सबक सिखा देते हैं, मुद्दा कहीं न कहीं जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ आपको, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, सफाई हुआ, सड़क और रोजगार हुआ, महंगाई हुआ, इन मुद्दों पे कहाँ ये बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, वाटर टैक्स 5 गुना महंगा हो गया है, हाउस टैक्स 5 गुना महंगा हो गया है। अच्छा, फिर क्या वजह है रत्नाकर भैया, क्या वजह है रत्नाकर जी, क्या वजह है फिर भी लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं? मान लिया हाउस टैक्स बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, सिलेंडर 1100 का 1150 का हो गया, फिर भी लोग बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? सच जो है वो जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। अरे भैया, महंगाई की मार तो जनता झेल रही है ना दादा। आपको भी पता है कि कुछ एक चैनलों को छोड़कर किस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार करते हैं। और कभी उत्तर प्रदेश की बात लेता हूँ, सड़कें जो है कभी जो ब्रिज जो है वो दिखाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल की फैक्ट्रियां कभी अमेरिका की दिखाई जाती है। तो झूठे प्रचार जो करके अब लोगों को गुमराह करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो करती है। सच जो है वो पहुंचने नहीं देना चाह रही है। और आपको भी पता है कि सत्ता शासन में बैठे हैं, और सत्ता शासन का दुरुपयोग करके ये पंचायत का चुनाव आप ले लीजिए, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता किस तरह से सत्ता शासन का दुरुपयोग करते हैं। आज जो है निष्पक्ष चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, फिर आरोप आप पर ये लगेगा रत्नाकर जी, मैं जहां तक मान रहा हूं, मान लीजिए आरोप ये लगाया जाएगा कि भाई इनका शीर्ष नेतृत्व नहीं आया था, इसलिए इनको क्यों कोई वोट देता, इनके राहुल जी, प्रियंका जी आए नहीं थे उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि प्रशासन जो है मैनिपुलेट कर देता है चीजें। हम देखिए ना, गोरखपुर की बात लेता हूँ, गोरखपुर में कौन विपक्ष का जो है पंचायत अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरता है? वहां पे कितने पंचायत अध्यक्ष जो फॉर्म भरे थे उनका नामांकन रद्द करने का काम किया गया। तो बहुत सारी चीजें ये तो अतीत में देखने को मिला हम लोगों को ना। ये तो सत्ता का दुरुपयोग देखने को मिला। ठीक है, मैं जा रहे लोग, उनको अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा, उनके कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े हैं और वो पीटने लगते हैं उनको। महिला का आपने देखा, जो महिला आर्मी उपाध्याय जी, बहुत संक्षेप में ये समझाइए, अलीगढ़ चूंकि हमेशा तपती हुई रेत की तरह रहता था, सबसे ज्यादा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कभी भी कुछ भी हुटिंग हो जाती थी, उल्टे सीधे नारे और चीज़ें शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी अलीगढ़ का हाल क्या है? आप वहाँ के निवासी हैं, योगी आदित्यनाथ आने के बाद कुछ वहाँ स्थिति ठीक हुई है? देखिए, जहाँ तक एएमयू की बात है, आज भी वहाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर धरना प्रदर्शन और वो सब होता रहता है। मुझे बता दें कि 5 साल सत्ता में हो गए, दोबारा सत्ता में मिल गई, क्या उसका जो स्वरूप है वो बदला गया? वहाँ एक वर्ग विशेष के बच्चे ही आपको 99% मिलेंगे पढ़ने के लिए, दूसरे वर्ग के बच्चे वहाँ, तो वो जो माइनॉरिटी का दर्जा है जिसके संरक्षण में वहाँ पर जिस तरीके से दाखिला और प्रशासन के जो
ढांचा है वो काम करता है। आप एम्प्लॉय की लिस्ट उठा के देखिए, एएमयू की जो एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट उठा के देखिए। मैं देख रहा था एक्चुअल में, वहाँ मेडिकल कॉलेज एएमयू के अंडर में आता है, उसमें सिवाय सफाई कर्मचारी के दूसरे वर्ग का और कोई भी कर्मचारी नहीं मिलेगा। ये भी बड़ा मुद्दा है। इसकी दशा को दिशा को कौन कैसे बदलेगा, क्या होगा, बीजेपी इस पर कुछ अमल करेगी नहीं करेगी, कांग्रेस करेगी या सपा करेगी, वो दूर की कौड़ी लग रहा है। लेकिन फिलहाल ये है कि लोग इस बात को ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि महंगाई है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन भयमुक्त शासन देने का जो योगी आदित्यनाथ वादा कर रहे हैं उस ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और यही विपक्ष के लिए एक बड़ी चिंता की बात भी है। जो डंके की चोट से वो भयमुक्त की बात कर रहे हैं, उस पर जनता अपना रुझान भी दिखा रही है और उस ओर खिंची भी जा रही है। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा सबब है। इस पर मंथन भी चल रहा है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी आप जुड़े, रत्नाकर जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। साथ ही सुरेंद्र जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।